तो वो पार्ट को यहाँ पे कवर किया है। तो practical determination of end correction, we already know about end correction. An exact method to determine the end correction using two pipe of same type. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ही वक्त में दो पाइप लेंगे, ठीक है, और दोनों पाइप का एक साथ डायमीटर और डिफरेंट लेंथ के बेस पे एंड करेक्शन लिखेंगे। चलो, तो पहले पाइप का क्या रहेगा, वेलोसिटी 2n L1, दूसरे का मान लो 2n2 L2। अब दोनों वेलोसिटी को हम लोग बराबर करेंगे। अगर मैं दोनों को बराबर करता हूँ तो मुझे 2 और 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, n1L1 इज इक्वल टू n2L2। अब L की वैल्यू अपने को पता है, अगर पाइप तुम्हारा ओपन है, क्या लिखा है, ओपन, ओपन पाइप के एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस 2E, है ना। अब मेरे पास दो पाइप है, तो यहाँ पे 1 1, दूसरे बार में 2 2 लगा दूंगा। देखो वही किया है कि नहीं, n1L1 प्लस 2E इज इक्वल टू n2L2 प्लस 2। समझा। अब क्या करो तुम लोग, इधर देखो डायरेक्ट स्टेप दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ये जो n1L1 है ना, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये n1L1 इज इक्वल टू 2EN1, इसी तरह से n2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा n2L2 प्लस n2 2E, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, पैर बनाओ, n और L का पैर बनाओ और 2E का पैर बनाओ। तो ये हो जाएगा n1L1 माइनस, इसको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, n2L2 इक्वल टू n2 2E माइनस 2EN1, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हम लोग एक फॉर्मूले का एक पार्ट पे पहुंच गए, E कॉमन ले लो इस यहाँ से। अगर मैं E कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 भी कॉमन ले लो, 2E, है ना। अंदर बचेगा n2 माइनस n1, लेफ्ट साइड क्या है, n1L1 माइनस n2L2। अब ये जो लिया ना कॉमन, इसको ले लो लेफ्ट साइड और 2 को भी लेफ्ट साइड ले लो। हाँ यस स्वयं, क्या हुआ तुम्हारा माइक, खासा में हाँ म्यूट चालू, ठीक है, n1L1 माइनस n2L2 अपॉन 2 n2 माइनस n1 इज इक्वल टू E। समझ गए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वही देखो बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टेप स्किप्स हैं, वो स्टेप तक मैंने राइट साइड शो की, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। आपको E को कॉमन रखकर बाकी सबको राइट साइड रखकर एंड करेक्शन का फॉर्मूला बनाना है। तो ये एंड करेक्शन का फॉर्मूला और पहले वाले में फर्क क्या है, ये जब एक साथ दो पाइप हो ना तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ गए। तो ये तो ओपन पाइप का बना है, बिल्कुल इसी तरह से क्लोज पाइप का भी बनाना है आप लोग को। तो क्लोज पाइप के अंदर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 4 n1L1 इज इक्वल टू 4 n2L2। अब दोनों वेलोसिटी बराबर है, एक साथ दो पाइप करे, दोनों का डायमीटर सेम है, कंडीशन ये मानी जा रही है। तो मैं बोलूंगा कि n1L1 बराबर है n2L2 के, 4 क्या हो गया, कट जाएगा, है ना। इसके बाद L की वैल्यू क्या होती है क्लोज पाइप में, L की वैल्यू होती है L प्लस E। ये क्लोज पाइप की वैल्यू होती है, किसकी, क्लोज पाइप के लेंथ की। समझा। दोनों में ये वैल्यू पुट करेंगे, दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले ही n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, n2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे और E का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कर लोगे इसका। तो यहाँ पे स्टेप स्किप है, लेकिन वो बहुत बेसिक स्टेप है। जिस तरह से मैंने ऊपर का किया ना सॉल्व, बिल्कुल इसी तरह से आपको नीचे भी सॉल्व करना है। और आपको ये दो फॉर्मूले मिलेंगे, इस फॉर्मूले के जरिए अगर दो पाइप एक साथ दिए और उनका एंड करेक्शन पता करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस पर बोर्ड में एक्सपेरिमेंट भी है, तो वो एक्सपेरिमेंट देख लेंगे। ओके। तो ये वाला एक पार्ट रह गया था। इसके बाद हम लोग ने ये जो एक्टिविटी में तुम लोग को दिख रहा है, ये रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं इसको। ये इस पर, हाँ हाँ देखा है क्या आवाज हुआ है? सर, ये नहीं सर, ये देखा हुआ है, किया हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। हाँ ये किया ही हुआ रहेगा, क्योंकि 12वीं के बोर्ड अपने 12 में एक्सपेरिमेंट रहता ही, तो ये कराएंगे तुम लोग को टीचर्स। सर 12th में नहीं था सर, 11th में ही था। तुम्हारा बोर्ड कौन सा था, स्टेट बोर्ड था कि सीबीएसई? 12 सीबीएसई तो अलग रहेगा, बाकी स्टेट बोर्ड में ये 12वीं में आता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी वाला पार्ट इजी एक्सपेरिमेंट है, इसमें वही वाइब्रेशन। इसके बाद हम लोग ने हाँ
yesterday हम लोग ने वाइब्रेशन ऑफ प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग देख लिया है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जस्ट वो गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग ने क्या क्या किया और जो बीच में जो छूट गए वो भी हम लोग कवर करते जाए। लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी हो गया है अपना। उसके बाद ये आया सोनोमीटर वाला पार्ट। सोनोमीटर वाला पार्ट करना है आज, पर उससे पहले कल ना हम लोग कर रहे थे बीट्स के बारे में, उसको कवर करते हैं और डायरेक्टली सोनोमीटर में आते हैं, ठीक है। तो बीट्स के बारे में बताऊं सभी को, मैं जो भी लिखता हूँ वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्वयं? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट, बीट्स का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फर्क, है ना? एक स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस रहता है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, दैट इज कॉल्ड बीट्स। अब यहाँ पे हम लोग बीट्स का एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बनाने वाला हैं। तो मान लेते हैं कि देखो एक वेव, दो वेव सेम ही होती है, बीट्स के अंदर क्या देखा गया है, दोनों वेव सेम है। अगर दोनों वेव सेम है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, a sin 2 pi n1t। अब लेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से है? ये नॉर्मल ऑसिलेशन का ही फॉर्मूला है, a sin ओमेगा t ही है, पर ओमेगा क्या होता है? 2 पाई n होता है ना, तो उसने इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया, उसको लगा कंसिडर बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, वेव के अंदर स्लाइटली डिफरेंस है, इसलिए फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में फर्क है, इसलिए हम लोग n1 और n2 नंबर लिखा है, क्योंकि n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या है? a sin 2 pi n1t। y2 की वैल्यू क्या है? a sin 2 pi n2t। दोनों में कॉमन क्या है? a, उसको बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? ये वाला हिस्सा, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या यस करेंगे? सर। नेक्स्ट अगर जरा ध्यान दो तो ये sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t बचा। यहाँ पर अपने को राइट साइड में एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मान लो ये पूरा भाग c है, मान लो ये पूरा भाग को कंसिडर करो d, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है sin c प्लस sin d का, जो होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो इधर पे तो डायरेक्ट लिखा, मैंने यहीं पर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब साइन सी अपने पास क्या, तो साइन सी है 2 पाई n1t, डी है 2 पाई n2t, दोनों एक ही चीज है ना। चलो पुट करते हैं, 2 साइन, फॉर्मूले का है 2 साइन, सी में लिखूंगा 2 पाई n1t, और सी प्लस डी है ना, सी में मैंने लिखा 2 पाई n1t, और डी में लिखूंगा 2 पाई n2t अपॉन, समझा। अब नेक्स्ट लिखेंगे कॉस, सी क्या है 2 पाई n1t, और डी क्या है 2 पाई n2t अपॉन 2। ओके, दोनों में तुम लोगों को कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2 पाई कॉमन पार्ट, ठीक है, इस ब्रैकेट में भी, यहाँ पर भी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पाई कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? n1 प्लस n2 अपॉन 2 कॉस, और t भी देखो कॉमन आ रहा है ना, ये t भी कॉमन जा रहा है, तो t को इधर मैंने कॉमन ले लिया, 2 पाई को इधर लिया, इधर पे भी cos 2 पाई और t कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा? n1 प्लस n2 अपॉन 2, n1 माइनस n2 अपॉन 2। देखो ये डायरेक्टली तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें डायरेक्ट यहाँ से लिखा हुआ है। 2a, 2 कहाँ है? साइन का ही 2 था, उसको बाहर ले लिया। 2a साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 t cos 2 पाई n1 माइनस n2 अपॉन 2 t। आई होप तुम लोग को समझा होगा किस तरह से ये फाइंड आउट किया गया है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के जरिए। कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म हो गया, हम बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। अब आप क्या करो, साइन 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी को छोड़कर ये 2a और cos को साथ में लिखो, तो ये होगा 2a cos 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू अपन 2 इंटू टी। साइन को मैंने साइड में लिख दिया। अब क्या करते हैं, मान लो ये जो पूरा भाग है ना, ये वाला, इसको कंसिडर करो, ये आर है, क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लो, ठीक है, लिखा है लेट आर इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ओके, अगर मैं इसको आर कंसिडर करता हूँ तो मेरी इक्वेशन बनेगी आर साइन 2 पाई n1 प्लस n2 अपॉन 2 टी। समझा? ये बना डिस्प्लेसमेंट के, बीट्स के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए आप दो बीट्स के बीच के डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो एक कंडीशन, एग्जांपल से समझना, मान लो कि आप लोग ने देखा एक फ्रीक्वेंसी जिसमें दोनों n1 और n2 दोनों ही बराबर है, पर दोनों की बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या है? इक्वल है। तो ऐसे केस में अगर दोनों बराबर है, यानी n1 और n2 बराबर है, तो जारी बात है दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर में आपको क्या मिलेगा? 2n, बरोबर।
तो यानी मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा 2n, 2n/2 कटने के बाद आपको फाइनल आंसर क्या आएगा, आपको फाइनल आंसर आएगा r sin 2 pi n t। 2 pi n क्या है, 2 pi n तो ओमेगा है। तो देखो मैंने और छोटा कर लिया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको कब मिलेगा, जब आपकी दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। जब आपकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। फरहान का स्कूल साइमा। ओके सर। हाँ अब हम लोग वैक्सिंग पे आते हैं। अब वैक्सिंग का मतलब क्या आता है, तो वैक्सिंग बिल्कुल एंटीनोड से बना। एंटीनोड में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है दैट इज कॉल्ड एंटीनोड। तो यहाँ पर बीट्स में जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको वैक्सिंग बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब हमारे पास हमने अजम्पशन किया था, याद है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2a cos 2 pi n1 minus n2/2। इसके अंदर हम ये वैल्यू रखेंगे। r की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, प्लस माइनस 2a, यहाँ पे भी 2 है, बाकी तो एज इट इज लिखा है। 2a और 2a कट गया तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 1। अब cos की कौन सी वैल्यू में हमें प्लस 1 या माइनस 1 मिलता है, तो मुझे पता है cos 0 में प्लस 1 मिलता है, cos 180 जिसको पाई बोलते हैं रेडियन फॉर्म में, उसमें माइनस 1 मिलता है, एंड सो। करेक्ट? अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट, ये देखो 2 पाई, ये 2 पाई से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, क्या मिला मुझे, पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई। अब नेक्स्ट क्या करो, इस टी को छोड़कर ये पूरे भाग को ले लो राइट साइड, तो क्या मिलेगा मुझे, टी इज इक्वल टू 0 पाई n1 माइनस n2, कॉमा लगाओ क्योंकि हम सबके साथ डिवाइड करेंगे ना इसको, पाई n1 माइनस n2 कॉमा 2 पाई माइनस n1 माइनस n2। ठीक है? हाँ सर, कुछ पूछना है तुमको? यहाँ पे पाई और पाई कट गया, इधर पे 2 पाई में से भी पाई पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा, 0। ये पूरा भाग तो 0 हो सर जाएगा। वो ऊपर वाला स्टेप जाना। कौन सा वाला, ये सर वाला? ऊपर जाओ ना जरा। हाँ नहीं उसके ऊपर। हाँ ओके, सर वो जो टी 1 प्लस माइनस 2a प्लस से। माइनस, हाँ हाँ इधर से ही। हाँ, प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपके पास जो ऑसिलेशंस है उसमें आपको जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है कोई भी वेव के अंदर, वो दो होता है, एक पॉजिटिव हिस्से में भी होता है और एक नेगेटिव हिस्से में भी होता है। अगर इसको ऑसिलेशन से समझे तो ये मेन पोजीशन है और आपके पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, एक नेगेटिव साइड में और एक पॉजिटिव साइड में। इसी वजह से आपको दोनों एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए आपको दोनों चार्ज रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, समझा? क्योंकि आपका जो सर ऑसिलेशन आपने मैक्सिमम, हाँ बोलो। आपने सर इधर कॉस कॉस इनवर्स उस तरफ ले लिया, सो 2 पाई तो कैसे, 2 पाई का एंगल है ना कि नहीं? टोपा हाँ एंगल हाँ है, सर समझ गया पर समझ उसको मैंने लिया ही गया। नहीं हाँ ना। सर। अरे तू डाउट ज्यादा मत पूछ, तो जेडब्ल्यू वाला है 12वीं वाले बच्चों को पूछने दे, ठीक है, चलेगा, अच्छी बात ठीक है। है सर। पर इतने वो नहीं है, ओके ओके, सिंपल टाइप कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने नोट्स ही बना दिया था। अच्छा बाकी को कोई डाउट है क्या, ठीक है। जैसे स्वयं को डाउट है इसी तरह से बाकी को कोई डाउट है किसी स्टेप में, अरमान का स्कूल नहीं सर। क्लियर है ना? अब यहाँ पे पाई पाई कट गया तो टाइम के बेस पर अपने को क्या मिल रहा है, 0, फ्रीक्वेंसी 1/n1 - 2 है ना, अलग अलग टाइम के बेस पे कैलकुलेशन किया। अब बीट का टाइम पीरियड निकालते हैं। बीट का टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n = 1/t। रिप्लेस करो इनकी पोजीशन को, t इधर लो n को इधर लो, तो t हो जाएगा 1/n। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी दो है क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी है ना ये, तो बीट का टाइम पीरियड भी दो होगा, एक n1 - n2। समझ में आया? अब यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकाल रहा है, दो टाइम पीरियड को डिफरेंस कर रहा है, बोल रहा है आप क्या करो, फाइनल और इनिशियल टाइम कोई भी ले लो और उसका डिफरेंस निकालो, आपको हमेशा टाइम पीरियड जो आएगा बीट का वो 1/n1 - n2 ही आएगा। अब नेक्स्ट आपने को क्या निकालना है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n = 1/t, यही है ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। यानी ये जो t आपको नीचे जो अपॉन में जो वैल्यू आएगी ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये ऊपर आ जाएगी, n1 - n2। आई होप ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग नोड पढ़े थे यार स्टेशनरी में, स्टेशनरी वे में, वहां पे नोड का मतलब क्या था, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 मिनिमम। तो वैनिंग उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। वैनिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर एम्पलीट्यूड, बीट का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। यानी आर की जगह पे आप क्या लेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ इस आर की जगह पे आप क्या ले लेंगे, आर मान 0 ले लेंगे बस।
और फिर ये देखेंगे कि जीरो कॉस के कौन कौन से एंगल में आता है। तो पता चलता है कि कॉस 90 पे, कॉस 270 पे, यानी सारे इवन नंबर के रेडियन पर आपको कॉस की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर दोबारा सेम स्टेप्स करना है, टी टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो मैं चाहता हूँ ये वाला भाग तुम लोग ट्राई कर सकते हो। हाँ फरहान, साइमा, अरमान, फैज, ट्राई करो जरा तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा तुम लोग को। सेम है, अगर नोड एंटी नोड आता है तो इसका मतलब तुम लोग को वैक्सिंग और वैनिंग भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बीट्स कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब एक लास्ट पार्ट है जिसका नाम है सोनोमीटर। ये एक्सपेरिमेंट पार्ट है, तो एग्जाम के बेस पर अगर तुम लोग बोलेंगे सर ये आएगा, तो मैं ऐसा नहीं गारंटी नहीं दे सकता इसके आने की। ये जो सोनोमीटर कॉन्सेप्ट है ना, ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग से ही रिलेटेड है। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हमने पढ़ा ना, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड का मतलब जिसमें एक लूप बनेगा, बरोबर। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसमें दो लूप बनते हैं, करेक्ट ना। थर्ड मोड मतलब जिसमें तीन लूप बनते हैं। याद आया कि नहीं कुछ? तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है, वाइब्रेशन स्ट्रिंग मतलब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली ये जो जितने भी गिटार इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट सोनोमीटर कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं, या वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं, तभी इनमें सुर आते हैं। अब यहाँ पर जो सोनोमीटर है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक्सपेरिमेंट भी रहेगा। क्लास 12 के 2 एक्सपेरिमेंट इससे लिंक, तो कॉलेज चालू होने पे आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे। ठीक है, कंपलसरी कराते हैं। तो ये इसका सेटअप है, बहुत आसान सेटअप है। ये आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सभी को, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। इसी को समझना है पहले। एकदम लकड़ी का बॉक्स होता है, इसका मैं रियल फोटो भी दिखा देता हूँ। आपको लग रहा है काफी एडवांस चीज है, कुछ नहीं है। हम लोग इसके अंदर से वाइब्रेशन चेक करते हैं। तो ये बॉक्स, तो लास्ट ईयर हो गया था कि एक स्टूडेंट था, उसने ये बॉक्स ही तोड़ दिया था और बहुत रिलैक्स खड़ा था। उसको क्या लगा कि कुछ नहीं होएगा, बाद में उसको पता नहीं था कि इसके काफी चार्ज पड़ते हैं। ये कुछ 1000 1500 का आता है, कुछ बहुत महंगा होता है ये जो सेटअप है। चीज इसमें कुछ नहीं है पर महंगा है। तो यहाँ पर आप लोग को देखो ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के चक्कर में अलग ही जगह गई है ना। ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे खुल गई है। इसको ज्यादा बड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ वरना इसकी ब्लर हो जाएगी स्क्रीन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, चलेगी आपकी आवाज। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है ना? हेलो, हाँ हाँ आ रही है, चेक। हाँ अभी आ रही है ना सभी को आवाज क्लियर? अभी देखो हाँ ये सर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ये मेटल का दिख रहा है, एक्चुअली मेटल का नहीं होता है। ये पूरा वुडन का बना हुआ बॉक्स रहता है, वुडन का बॉक्स रहता है ये। इस वुडन बॉक्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से, करेक्ट। आपको यहाँ पे एक ब्रिज दिखाई देगा यहाँ पर और यहाँ पर। ये तो काफी एडवांस मतलब दिख रहा है सोनोमीटर, इतना अच्छा भी है, नहीं आता अपने इधर। और ऐसे होल भी है, तुम लोग को ये सुराख दिखाई दे रहे हैं। ये सुराख तो आपने गिटार में भी देखा होगा। जब भी आप उन गिटार देखते हैं तो गिटार में आपको एक ऐसा बड़ा सा होल दिखता है जहाँ पे तार लगे होते हैं। वो क्यों रहता है? ताकि साउंड अच्छे से बज सके, है ना, गिटार में। सेकंड चीज आपको दिखाई दे रही है कि एक तार दिखाई देगी। ये जो तार लगी है ना, वो इस दो ब्रिज के ऊपर लगी हुई है। देखो ना, ये ब्रिज नहीं दिख रहा है आपको, ये दोनों, है ना। इस ब्रिज के ऊपर से एक तार गई है जो एक पुली से, किससे लटकी हुई है? एक पुली से लटकी है। पुली का काम क्या है? इस तार को स्ट्रेच करे। स्ट्रेच करने से क्या होगा? इस तार में टेंशन आएगा। समझ रहा है क्या बता रहा हूँ? अब क्या करना है नेक्स्ट चीज, तार तो चलो इस ब्रिज के ऊपर से चली गई है। अब ये जो है, इसको मान लो P है, ये Q है, इसके बीच में का लेंथ हमें कैलकुलेट करना रहता है। तो यहाँ पर मैं देखो एक स्केल लगा दूंगा। कौन से टाइप की? नॉर्मल जो फुटपट्टी होती है ना लकड़ी की, वो लगा दो सेंटीमीटर बेस पे।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी से लेके यहाँ तक, ये दोनों ब्रिज के बीच में ही हमारे तार का एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आएगा। मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपका फोर्स वाइब्रेशन बराबर हो जाए नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन से, तब रेजोनेंस क्रिएट होता है, बताया था कि नहीं। और रेजोनेंस में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। तो बिल्कुल यही करना है हमें, यहाँ पर बीच तार में हम लोग एक कागज लगा देंगे, समझ रहा है। कागज लगाने के बाद आपको क्या लेना है, एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है। ये ट्यूनिंग फॉर्क आई होप तुम लोगों ने देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क, बरोबर ना। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के आते हैं, 11 में भी हमने ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया था। इस ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करना है, एक हैमर रबर पैड मिलेगा, उस रबर पैड पे जोर से हैमर करना है, मारना है। मारने पर ये वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेट करने के बाद इस ट्यूनिंग फॉर्क को इस ये जो सरफेस है ना, इस पर रख देना है। सरफेस पे रखने पर अगर आपके ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी अगर बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के, तब ये जो कागज है ना यहाँ पे जो लगा हुआ है, इस कागज को राइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइडर बोलते हैं। सुनाई दे रहा है ना सभी को, फरहान। हाँ अगर सर। आपके ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी इस तार की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच हो गई, तो ये कागज जो है ना राइडर, ये गिर जाएगा, समझ गए। और अगर ये गिर जाता है तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करना है कि किस लेंथ पर वो गिरा, बस हो गया, एक्सपेरिमेंट खत्म। अब ये एक्सपेरिमेंट दो तरीके से किया जाता है। आपको पुली के बाद आपको एक ये वायर है, इस वायर पे आपको लोड लगा हुआ दिख रहा होगा। लोड का काम क्या है, इस तार को सीधा रखना, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपको एक पूरा पैकेट मिलेगा, ऐसा पेटी रहेगी, उस पेटी के अंदर बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क रखे होंगे। हर एक ट्यूनिंग फॉर्क की डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी रहती है, ठीक है। अब एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पे जो लोड है यानी टेंशन, लोड को मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंशन, लोड को कांस्टेंट रख दो और डिफरेंट डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क यूज करके आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अभी देखो अगर आप लोड कांस्टेंट रखते हो तो ये जो आपको लेंथ दिख रही है पी और क्यू, इसको आपको चेंज करते रहना पड़ेगा अपने हाथ से, इसको आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वो प्लेस पता चले जहां पर स्टार को वो फ्रीक्वेंसी मिल गई जो ट्यूनिंग फॉर्क में, दैट मीन्स रेजोनेंस, बरोबर। दूसरा एक और तरीका है इसको करने का, आप लोड चेंज करते रहो और एक फिक्स ट्यूनिंग फॉर्क ले लो। 449 ऐसे नंबर होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के, समझ गए क्या क्या बोल रहा हूँ। पर आपका ट्यूनिंग फॉर्क सेम है, बस आप लोड चेंज कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है, समझ गए। तो इसको करने के दो तरीके, आपको एक बोर्ड एग्जाम में दो एक्सपेरिमेंट रहेंगे। ये बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट होता है और बहुत ध्यान से करना रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी ना कहीं भी नियर में आ जाती है, तो उसकी लेंथ कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। अब हम लोग उसका तो और डिटेल, आई होप डायग्राम समझ में आ गया तुम लोग को, डायग्राम कैसे एक्सप्लेनेशन है, कैसा होता है। किसी को कोई डाउट है डायग्राम में, नो। क्लियर ना। मेरे नहीं वाले सर। तो हाँ सीबीएसई का जेडब्ल्यू वाला बच्चा ही बोल रहा है। एक मिनट है, इसको ये टूल्स जितने भी लिखे हैं इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्लियर ऑल ड्राइव। और यूट्यूब पे मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट ही दिखा देता किस तरह से करते हैं, ताकि अपने को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली होता क्या है ना। पूरा नहीं देखेंगे, इतना देखेंगे जितने में अपने को नॉलेज आ जाए एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। बाकी वीडियो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, तो ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट ही आता है अपने इधर। हैमर स्टील वायर, वो तार रहता है। ये जो बॉक्स है हॉलो रेक्टेंगुलर होता है, तो आपको नीचे सबटाइटल भी आ रहा होगा। और मीटर स्केल देखो दो साइड में प्लेस की गई है ना। मैं जरा एनोटेशन लेते हैं कि यहाँ पर भी आपको दिख रही है, और ये आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है धागे वाला, इसका इस्तेमाल नहीं करते, सॉरी इसी का इस्तेमाल, हाँ इसी का इस्तेमाल करते। ये जो धागा लगाया है ना, ये पुल है, पुली या पुले बोले या पुली बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने वेट लगाया, जो लोड की बात कर रहा हूँ ना, हर एक लोड 50 ग्राम का रहता है, ओके। यहाँ पे देखो छोटा सा पेपर लगाया, दिख रहा है पेपर, छोटा सा पेपर, छोटा सा फाड़ के लगाना। अपने बुक्स का पेपर भी लगा सकते हो, उसमें राइडर पतला पेपर लगाओ, राइडर राइडर है सर। बार बार वेट चेंज करके भी आप लोग वो पेपर को गिरा सकते हो वाइब्रेट करके, या और भी तरीके होते हैं। मैं देखो फटाफट आगे बढ़ गया, सिर्फ हैमर वाला पार्ट में देखा रहा हूँ। देखो हैमर करके कहाँ पे रखना है आपको ट्यूनिंग फॉर्क को,
इन दोनों डिस्टेंस, ये दोनों ब्रिज दिखाई दे रहे हैं तुम लोग को, इन दोनों ब्रिज के बीच में ही रखना है। ये देखो यहाँ पर एक ब्रिज है और एक यहाँ पे ब्रिज है, इस ब्रिज के पास ही आपको अपना ट्यूनिंग फॉर्क रखना है। समझ गए? बहुत सारे बच्चे गलती बहुत करते हैं इसको करने में, कोई कोई इधर रख देता है, इधर मत रखना भाई, इधर रख देना, इधर भी आ जाएगा तुम्हारा। और इतना ध्यान से रखना, ऐसा नहीं कि थ्रेड पे रख दो कि थ्रेड ही वाइब्रेट हो जाए, नहीं, बहुत ध्यान से करना है। फैन ऑफ करना पड़ता है लैब का इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी तो गिर गया, मूव करने पे वो नहीं मानेंगे। ओके, वापस आप पेपर रखो, फिर से ट्यूनिंग फॉर्क को हैमर करो। इसका तो बहुत छोटा ट्यूनिंग फॉर्क है, बड़े बड़े ट्यूनिंग फॉर्क आते हैं। देखो प्लेस करने पे देखो आवाज आ रही है, आवाज है जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है ना, बिल्कुल इसी तरह से आपको बार बार करते रहना है। बहुत पेशेंस वाला काम है ये, इसको करना। देखो अभी भी पेपर नहीं गिरा, फिर सेटिंग करना है, फिर से वाइब्रेट करना है। देखो पेपर मूव कर रहा है कि नहीं? हाँ फरहान साइमा कुलसुम का देखो इसमें तो गिर ही गया पेपर। तो हमेशा ना लेस डिस्टेंस पे ही आपकी, आप लेंथ कैसे नोट करेंगे? दोनों जो नंबर है ना, यहाँ पर दोनों नंबर को माइनस कर दो। समझ गए? यहाँ पे देखो 50 दिख रहा है, यहाँ पे 39 दिख रहा है, दोनों को माइनस करो तो आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। कंफ्यूजन हो रहा है तो नॉर्मल काउंट कर लो 1 2 3 करके। अंडरस्टूड किस तरह से ये परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कॉलेज में भी टीचर लोग भी ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाले। तो जाहिर बात है एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, तो इसके बहुत लेस चांस है कि बोर्ड एग्जाम में ही आए। क्लियर? आई होप अब तुम लोग को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, डायग्राम आप समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को ये डायग्राम अब क्लियरली? हाँ सर। तो लेस, अपने पास काफी टाइम है, तो यहाँ पर इस, अब जाहिर बात है ये किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और कितने लूप बनते हैं। जब वो वाइब्रेट कर रहा था तब डिस्टेंस छोटा हो गया था, तो आपको ना एक्चुअली देखो, आपने अगर यहाँ पेपर रखा है तो आपको कैसा लूप बनाना है? आपको ऐसा लूप बनाना है, एक सिंगल लूप। एक सिंगल लूप की इक्वेशन क्या थी? 1/12 √T/m, याद है कि नहीं? यानी एक लूप आप बनाओगे ना तभी ये पेपर गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। अगर आप दो लूप बनाते हो ना इस तरह से, तो पेपर तो अपना मस्त रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम एम्पलीट्यूड में है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पास तो पेपर है ही नहीं, तो पेपर नहीं गिरेगा। आपको एक सिंगल, यानी आपको इस फॉर्मूले के बेस पर सोनोमीटर कॉन्सेप्ट लिंक है सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे। अब चलो अलग अलग कंडीशन देखते हैं वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं डायरेक्टली एकदम मेन मुद्दे पे आता हूँ। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं वो भी बताता हूँ आपको। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला पता है, ये है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का फॉर्मूला, बरोबर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है ना सोनोमीटर का, वो फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बेस पर, यानी आपको फ्रीक्वेंसी और लेंथ चेंज करनी है। तो क्या चीज फिक्स है इसके अंदर? टेंशन और लीनियर डेंसिटी। ये लीनियर डेंसिटी है, ये कांस्टेंट रखना है, इसको आपको बदलना नहीं। यानी आपका जो वेट है, लोड है, वो फिक्स रखो और क्या बदलते रहो, अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क लेते रहो, दैट इज एन, और लेंथ चेंज करते रहो ब्रिज की। समझ गए? तो अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट है तो इसको उड़ा दो। अगर मैं इसको उड़ाता हूँ तो बचेगा क्या? ये नंबर भी कांस्टेंट है, हमें पता है नंबर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो क्या बचेगा अपने पास? n इज इक्वल टू 1/l। आया कि नहीं ये वाला पार्ट? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l। ये फोन एक मिनट, हाँ पता है। ओके, आप l को ले लो लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा n l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझा? अब मान लो क्लियर हुआ ये किस तरह से फॉर्मूला आया। अब आप एक लेंथ तो फाइंड आउट करने वाले नहीं हो, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क यूज करने वाले नहीं हो, आप तो बहुत सारे यूज करोगे। तो इसलिए हम लोग ने इसको ऐसे लिखा है, n1 l1 इज इक्वल टू n2 l2 इज इक्वल टू n3 l3, क्योंकि डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क है ना नंबर के, तो उनकी लेंथ भी अलग अलग आएगी ना। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? फरहान, साइमा, काइस, कुलसुम, अरमान, स्वयं स्वयं ने तो किया, ये परफॉर्म Yes, किया sir. होगा तुमने, तो तुमको थोड़ा नहीं इमेजिनेशन। सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था हमें, नहीं ये सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं था हमें। अब बात कर रहे हो, ये 11वीं 12वीं में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। नहीं सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट सोनोमीटर नहीं था, वो रेजोनेंस ट्यूब वाला था। वो करवाया नहीं गया था कि था ही नहीं? क्योंकि मैक्सिमम वीडियो सीबीएसई के ही हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि करवाया नहीं गया हो,
क्योंकि कंपलसरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सोनोमीटर। अच्छा, सेकंड केस में देख रहे हैं, सेकंड अगर आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट मिलता है तो उस केस में आप वापस से आप वो फॉर्मूला लिखो, n = 1/12 √T/m। अब इस केस में आपको क्या करना है, लेंथ और लीनियर डेंसिटी, नंबर तो कॉमन सेंस से कांस्टेंट चला जाता है, कांस्टेंट ले लो। अगर मैं इस चीज को कांस्टेंट लेता हूँ तो ऐसे वक्त में बोल सकता हूँ कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगी, टेंशन का। इसका बोलने का मतलब क्या है पता है क्या यहाँ पे, कि आपको अब लोड चेंज करते रहना है, वजन बदलते रहना है, टेनिक फर्क एक ही रख लो, वजन बदलते रहो और देखो आपको क्या मिलता है आंसर। समझ गए? ओके, तो यहाँ पर आप जाहिर बात है एक एक्सपेरिमेंट तो करोगे नहीं, आप बार बार लोड चेंज करोगे। अगर बार बार लोड चेंज करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी की जो लेंथ है वो बार बार अलग मिलते रहेगी, बराबर। तो अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी है ना, तो √T को लेफ्ट साइड ले लो, तो ये हो जाएगा n/√T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ रहा है? अब एक तो निकालोगे नहीं, आप तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हो, टेंशन बदल बदल के, है ना, वेट बदल बदल के। तो आप लिखेंगे n1/√T1 इज इक्वल टू n2/√T2 इज इक्वल टू n3/√3, सब इसी से लिंक है। समझा कैसे ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ? किसी को कोई डाउट? फरहान का स्कूल साइमा अरमान क्लियर है? अब हम लोग आखिरी लॉ करने वाले। आखिरी लॉ दोनों का मर्जिंग। देखो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखा, n = 1/12 √T/m। अब मैं क्या करता हूँ, n और l की जगह रिप्लेस कर, तो ये हो जाएगा l = 1/2n √T/m। आई समझ में आया होगा तुम लोग को, सिर्फ मैंने l और n की जगह चेंज किया। अब सर आपका मार्कर नहीं चल रहा है। मार्कर मेरा चल रहा है, बाकी लोग को मार्कर राइटिंग वक्त दिखाई दे रहा है? पर हाँ सर अभी दिखा गाइस, ओके। अभी इसके मैं बाद लेट आपको क्या करने का है, नेक्स्ट क्या करने का है, आपको इधर पे फ्रीक्वेंसी और टेंशन कांस्टेंट लेना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी टेंशन कांस्टेंट लेता तो बचेगा क्या, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ m को ले लो लेफ्ट साइड, तो L² m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तुम लोग को देखो लेफ्ट साइड इक्वेशन दिख रही होगी। अब आप एक लेंथ तो पता नहीं करोगे, है ना, आप तो अलग अलग लेंथ निकालते रहोगे। तो ऐसे वक्त में आप L1√m1 इक्वल टू L2√m2 इस तरह से लिखोगे। जितनी भी बार करोगे उतनी बार ऐसे लिखोगे। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो ये थर्ड लॉ कभी नहीं करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड लॉ ही अपने बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये पार्ट इसमें दिया नहीं है। एग्जाम में बोर्ड वाली बुक को क्या लग रहा है, बच्चे समझ जाएंगे कि कैसे आया फॉर्मूला। तो अगर डाउट आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये पता रहे कि किस तरह से फॉर्मूला निकाला गया है। ओके, तो यहाँ पे अपना सुपरपोजिशन चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग ने सारे पार्ट देख लिए इस चैप्टर के, ईच पार्ट कवर किए। लास्ट का जो पार्ट है वो सब नहीं है, बोर्ड एग्जाम में रिड्यूस किया गया। ओके, तो किसी को डाउट है इस चैप्टर